नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल कृष्ण धाकड़। आज हम आपके लिए लेकर आए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल यानी कोशिका के बारे में। इससे पहले भी हम एक कोशिका के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कोशिका की संरचना को 3D एनिमेशन के माध्यम से समझा, जिसमें हमने देखा कि कोशिका किस प्रकार से दिखाई देती है और उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी किस प्रकार से पाए जाते हैं और कैसे कार्य करते हैं। आज हम डिटेल से कोशिका के बारे में जानेंगे, हर कंसेप्ट को समझेंगे, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उसको समझेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। इन दो वर्डों को समझिए। संरचनात्मक यानी का मतलब क्या है? प्रत्येक जंतु या पादप किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है, इसलिए संरचनात्मक इकाई है। जब शरीर संरचना कोशिका से मिलकर बनी है तो कार्य किसके द्वारा भी संचालित होगा? कोशिका के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कॉर्क जो एक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है में मृत कोशिका का खोज की, जिन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में सर्वप्रथम सेल शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जीवित कोशिका की बात करें, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? A.B. ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। सेल थ्योरी इज गिवन बाय। क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लीडन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, जिनके अनुसार कि नई कोशिका का विकास पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यानी पहले वाली कोशिका से ही नई कोशिका का विकास होता है। अब हम कोशिका के बारे में थोड़े कंसेप्ट समझते हैं। सेल कोशिका मिलकर विभिन्न सारी कोशिका मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे लिवर, किडनी वगैरह, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक संपूर्ण मानव बनाते हैं और मानव मिलकर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। चलिए तो समझते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एक पूर्ण विकसित सेल है। कैसी सेल है? पूर्ण विकसित सेल है। इस प्रकार की सेल किसमें पाई जाती है? इस प्रकार की सेल जंतु तथा पादप में पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल एक अविकसित प्रकार की सेल है, और इस प्रकार की सेल किसमें पाई जाती है? इस प्रकार की सेल पाई जाती है जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल। अब इनमें अंतर समझिए। अंतर क्या है? इनमें अंतर समझिए। यूकैरियोटिक सेल एक पूर्ण विकसित सेल है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और गोल्गी बॉडी पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल एक अविकसित प्रकार की सेल है, जिसमें ना ही तो केंद्रक पाया जाता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी पाई जाती है। इसमें सिर्फ DNA RNA पाया जाता है, जो भी संपूर्ण साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए तो अब हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले ये यूकैरियोटिक प्रकार की सेल की संरचना है, जिसमें सबसे पहले समझते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बना होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने वाले तथा कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। ये निर्धारित करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा और कोशिका से कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। अब समझते हैं हम सेकंड साइटोप्लाज्म, जैसे हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म केंद्रक तथा
सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनल्स यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम वगैरह तैरते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में। अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं किस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं जिसमें किसका, प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य फैट यानी वसा, लिपिड के मॉलिक्यूल्स को बनाने में सहायता करना है। इस क्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा लिपिड एंजाइम तथा हार्मोन की तरह भी कार्य करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल अलग अलग सेल में अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन हमेशा यह एक नेटवर्क सिस्टम का कार्य करता है। यानी जो एक जैसे एक कोशिका है, इसमें एक केंद्रक है जिसमें ये एक पाइप की तरह बिक्री होती रहती है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए तो समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एक जूते के समान होती है। एक दो लेयर से बनी होती है, एक बाहरी लेयर जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और एक अंदर वाली लेयर जो एक फोल्डेड होती है। इस प्रकार से फोल्डेड होती है जिसे इनर लेयर कहते हैं। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक चैम्बर पाया जाता है जिसे आउटर चैम्बर कहते हैं, और इनर लेयर के अंदर एक चैम्बर पाया जाता है जिसे इनर चैम्बर कहते हैं। ठीक है, ये संरचना समझ में आ गई। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में समझते हैं। कार्य महत्वपूर्ण है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। चलिए तो हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। सबसे पहला कार्य श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम द्वारा फूड की स्टैटिक ऊर्जा यानी स्थिति ऊर्जा को गतिज एनर्जी में ऑक्सीडेशन द्वारा परिवर्तन किया जाता है। इसके द्वारा सेल में विभिन्न कार्य संपन्न किए जाते हैं, अतः इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब समझिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल की वास्तव में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी ये जो कोशिका का श्वसन अंग है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तथा फैट यानी वसा का पूरा ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 बनता है और तथा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। ये ऊर्जा मुक्त हो रही है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बड़ी वीडियो डालना संभव नहीं है, इसलिए हम पार्टों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।